बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत ही एक अहम टॉपिक पर आप हजरात से डिस्कशन करना है। अ, इसको लेक्चर के बजाय या तकरीर के बजाय अगर हम डिस्कशन मोड में रखें तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा अच्छा होगा, ताकि बात खुलकर वाज़ेह हो जाए। और ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है 2020, अब तकरीबन 40 साल तक जैसे कि बताया जा रहा है, इसके मुताबिक पूरे भारत देश की तालीमी निज़ाम को जो है शेप दिया जाएगा। और ये तकरीबन 40 साल तक लागू रहेगी। ये इस केस में भी खुद ये कहा गया कि भी इसका 30 साल तक हम एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद में उसका जायजा लेंगे, और जायजा लेकर नई पॉलिसी बनने और उसमें तब्दीली लाने में बहरहाल जो वक्त हमारे यहाँ लगता है वो आपको उसका अंदाजा है। इसलिए ये हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। हम नहीं जानते कि आगे क्या होना है, क्या इसमें तब्दीली आएंगी, लेकिन इस एज ऑन टुडे जो पॉलिसी डिक्लेयर्ड है, मंजूर शुदा है, और जिस पर जो है गोया एक तरह से एग्जीक्यूट करने की भी जो है कोशिशें हो रही हैं, उस पहलू से हमको इसका जायजा लेना है। चूंकि ये एजुकेशन पॉलिसी है, पूरी भारत की है, और ये एजुकेशन के हर सेक्टर को मुतासर करने वाली है, राइट फ्रॉम प्री प्री स्कूल एजुकेशन टू स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन। इसमें से सिर्फ जो है उन्होंने प्रोफेशनल एजुकेशन को बाहर रखा। प्रोफेशनल में भी मेडिसिन और लॉ को, बाकी टेक्नोलॉजी वगैरह को इसमें शामिल किया उन्होंने। तो ये और आपके पीजी, रिसर्च, सारी चीज़ें इसमें उन्होंने शामिल की हैं, और बहुत ही डीप रूटेड इसके इफेक्ट्स होने वाले हैं, असरात होने वाले हैं, और सारी चीज़ें बदलने वाली हैं। अब तक हम जिस सिस्टम से गुजरे उसके मुकाबले में इसमें बहुत सारी तब्दीलियां हैं, लेकिन इसके बारे में जो एग्जीक्यूशन की जो रफ्तार है, अब ये 2024 चल रहा है, 2020 में ये डिक्लेयर हुई, 19 में बनी, और 20 से इसको जो है डिक्लेयर किया गया। अब तक के जो 4 साल लगभग गुजरे हैं इसमें, तो इसका एग्जीक्यूशन जो है वो उतना ज्यादा महसूस नहीं हो रहा है जैसे कि इस पॉलिसी में दावा किया गया था। गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें अब तक आ रही हैं तो वो पेवनकारी है, बस छोटी मोटी तब्दीलियां हो रही है। जैसे HRD जो थी हमारी, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया, या कुछ जो है आपके NCERT वगैरह में नए असेसमेंट के बारे में कुछ करवा के वो आपको जो है नया असेसमेंट का कुछ दे रहे हैं, और ऐसे ही कुछ छोटे मोटे जो है वो चेंजेस कर रहे हैं। और मेनली ऐसे चेंजेस कर रहे हैं जिसमें कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को नहीं आते हैं। मोस्टली ऐसे ही जो है चेंजेस हो रहे हैं जिसमें गवर्नमेंट को कोई एक्स्ट्रा खर्च करना नहीं पड़ रहा। ये बात भी बड़ी अजीब है, हमको नहीं बल्कि सारे लोगों को तवक्को थी कि जब NEP 2020 में डिक्लेयर हुई तो उसके बाद ये उम्मीद बंधी थी कि शायद उस पॉलिसी के तहत ही सही गवर्नमेंट का बजटरी एलोकेशन जो है एजुकेशन के लिए बढ़ेगा, और जो बढ़ना चाहिए। मेरा अपना एक अंदाजा ये है कि जिस तरह की एजुकेशन पॉलिसी है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए 6% ऑफ द GDP भी नाकाफी है, सपोर्ट नहीं करेगा उतना, उससे ज्यादा हमको खर्च करना है। लेकिन आप हजरात जाहिर जानते हैं कि इस NEP के आने के बाद से मुसलसल जो है एजुकेशन बजट में कमी की जा रही है। ये बड़ा एक तशवीशनाक पहलू है, और इससे नहीं लगता कि ये एजुकेशन पॉलिसी, अगर यही हाल रहा बजटरी एलोकेशन का, गवर्नमेंट की सोच का, तो ये एग्जीक्यूट हो पाएगी या नहीं। क्योंकि जो मेन इश्यूज हैं उसी को अगर आप एड्रेस नहीं करेंगे, और चाहे वो चीज़ पैसा चाहती है, इसमें इस बात का इजहार तो किया गया कि भाई हम जो है हर साल 20% ऑफ द बजट जो है इसको बढ़ाते जाएंगे, और 2030 तक हम जो है 6% ऑफ GDP को
अचीव करने की कोशिश करेंगे। लेकिन इधर उसके बाद में जो 3 बजट आए, उन बजट्स में गोया डिक्लाइन ही है, और इस मर्तबा तो कुछ ज्यादा ही हुआ। तो ये बहरहाल एक सवालिया निशान जो है इस पॉलिसी के एग्जीक्यूशन पे खड़ा करता है। 29 जुलाई 2020 को जो है ये जारी की गई, और ये तीसरा टर्म है इस गवर्नमेंट का। तो उन्होंने पहले टर्म से ही ये कोशिश शुरू कर दी थी कि तालीमी पॉलिसी को चेंज किया जाए। आप जानते हैं कि 66 में हमारी पहली एजुकेशन पॉलिसी आई थी, फिर उसके बाद में उसको बदलने में 1986 में एनईपी आई, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। वहां से जो है इसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाम दिया गया, वरना उससे पहले जो है ये स्टेट्स वगैरह में जो है इस पे काम हो जाया करता था। तो ये जो एक लंबा गैप, अब 86 के बाद जो है ये 20 में आई है, तो तकरीबन 36 साल जो है आप समझ सकते हैं, 36 ईयर्स, आफ्टर 36 ईयर्स जो है हमने अपनी एजुकेशन पॉलिसी पर रीथिंक किया है। और आज के फास्टली चेंजिंग वर्ल्ड में इतने साल मैं समझता हूँ कि बहुत ज्यादा होते हैं। इससे जल्दी हमको जो है अपनी चीजों का रिव्यू लेना चाहिए। एक और बात जो इस पॉलिसी के सिलसिले में आप लोगों के सामने रखना है बिल्कुल इब्तिदा में, वो ये है कि इट्स टू गुड टू बी प्रूव्ड। ये बहुत अच्छी है, लेकिन इसको ये साबित करना होगा। इट्स टू गुड टू बी प्रूव्ड, कि आप इसको पढ़ेंगे तो इसमें जो अंग्रेजी लैंग्वेज है, इसमें जिन एम्बिशंस का और कमिटमेंट्स का इजहार किया गया है और जिस तरह से उसको पेश किया गया है, तो वो कुछ चीज़ों पर तो जाहिर है हम आगे चल के उसका क्रिटिकल जायजा भी लेंगे, लेकिन जो है उसमें बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हमको मिलती हैं। और ऐसा लगता है इसको पढ़ने के बाद कि अब इंडियन एजुकेशन सिस्टम, राइट फ्रॉम प्री प्राइमरी एजुकेशन टू हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, बिल्कुल एक इनकलाबी तब्दीली से गुजरेगा। लेकिन ये चीज साबित करना होगी, और जिसके कोई आसार नजर नहीं आ रहे, मैं जो है जिसका तस्करा आपके सामने कर चुका। दूसरी बात ये कही गई कि नथिंग इज परफेक्ट अंडर द सन, के इस जमीन पर जो है कोई भी इंसानी कोशिश जो होती है वो फूल प्रूफ नहीं होती है, 100% जो है वो परफेक्ट नहीं हो सकती है। तो बहरहाल इस पॉलिसी का भी यही मामला है, ये भी इंसानी काविश है, ह्यूमन इंडिवेयर है। तो इसमें भी बहुत सारी बातें जो है ऐसी हैं जिसको हमको रीथिंक करना चाहिए, रीथॉट देना चाहिए। तो इसको भी बिल्कुल एक परफेक्ट मानकर आगे बढ़ना नहीं चाहिए। मेरा अपना एक अब तक का जो तजुर्बा है मेरी जिंदगी का, मुमकिन है आप लोग उससे एग्री करें, वो ये है कि वी आर गुड इन प्लानिंग बट वी आर वेरी पुअर इन एग्जीक्यूशन। एनईपी 86 में जो आई थी उसकी जो बहुत सारी अच्छी तजावीज थी, उसको हम आज तक एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूं, तो यहाँ पर अभी भी 8th क्लास जो है वो हाई स्कूल में है। हालांकि उसके तहत जो है उसको 6 to 8 का एक कंपोनेंट बनाया गया था। 1st to 8 जो है वो प्राइमरी में था, और 9th 10th सेकेंडरी में था, 11th 12th सीनियर सेकेंडरी में। लेकिन 86 की पॉलिसी का एक बड़ा अहम इशू था वो। फिर आप देखिए कि हमारी हालत ये है कि 86 में हमको ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाना पड़ा। 92 में जो रामामूर्ति कमेटी आई, उसने जो पीओए बनाया था, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, तो इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एजुकेशन कितना निग्लेक्टेड जो है फील्ड है हमारे यहाँ। और पॉलिटिशियंस का पॉलिटिकली इसका कोई जो है कोई ऐसा सिंसियरिटी महसूस नहीं होती कि वो लोग भी वाकई सीरियस हैं। इंडिया को सुपर पावर बनाना है, डेवलप कंट्री बनाना है, सब बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो है एजुकेशन। अगर हम एजुकेशन में क्वालिटी एजुकेशन और वो एजुकेशन जो वक्त की डिमांड है उसको अगर नहीं देंगे, तो जाहिर है फिर ये बातें सिर्फ तकरीर की हो सकती। आपको ये सुनकर भी यकीनन हैरत हो रही होगी कि हमारी सिर्फ एक पॉलिसी अब तक 86 वाली, वो पार्लियामेंट में डिस्कस हुई, बाकी कोई जो है, और ये पॉलिसी भी जो थी, इसको भी जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का हमने नाम दिया है, तो होना तो ये चाहिए था। हम ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि 86 में जिस तरह से पार्लियामेंट में बहस हुई, बहुत सारी चीजें उसमें एमपीज ने जो सुझाई थी, उन चीजों को उसमें अकोमोडेट भी किया गया था। तो वैसा इस पॉलिसी के साथ मामला नहीं हुआ। ये भी बहरहाल एक हमारे लिए तशवीश की बात है।
अब आप देखिए कि अभी तक जो हमारा एजुकेशन पर जीडीपी एक्सपेंडिचर, देखिए पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है, ये बात हम सब जानते हैं कि साहब अगर आप पैसा ही खर्च नहीं करेंगे तो ये मुमकिन नहीं है कि जो है आप कोई चीज अचीव कर पाएंगे। तो पैसे का जो एक्सपेंडिचर है हमारे पास, ये पूरे वर्ल्ड में सब बहुत कम एजुकेशन पर खर्च करने वाले कंट्रीज में हमारा शुमार होता है। 1966-67 में जो एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उस वक्त से ये बात कही जा रही है कि साहब एटलीस्ट 6% ऑफ द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी हमको एजुकेशन पर खर्च करना चाहिए। अब आप देख लेंगे तो वो 67 और ये 24 चल रहा है, 57 ईयर्स हो गए, हम एक मर्तबा भी 4% ऑफ जीडीपी भी क्रॉस नहीं कर सके। एक आध बार शायद एक आध साल के बजट में कुछ 4.3 तक गए थे, अदरवाइज किसी भी साल हम जो है 4% भी क्रॉस नहीं कर सके। मतलब ये है कि जो एक अंदाजा है उसका ऑलमोस्ट हम 50% जो है एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं। तो इससे जो है आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे पूरे नेशनल लेवल पर एजुकेशन पर कितना हम तवज्जो कर सकते हैं। और दूसरी बात ये हो रही कि अब जिस अंदाज से महंगाई बढ़ रही है और वो सारी चीजें हैं, तो उस हिसाब से हमको लग तो रहा है कि साहब इस मर्तबा गवर्नमेंट ने 1,12,000 करोड़ रुपया एजुकेशन के लिए रखा है, लेकिन रियल वैल्यू में आप देखेंगे तो वो पैसा बहुत कम होता है। और उसमें भी ये हुआ कि साहब उन्होंने यूजीसी का बजट ड्रास्टिकली कम कर दिया, कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को कुछ पैसा दिया, स्कूल एजुकेशन में है बहुत सारी जो स्कीमें चल रही थी उनका भी हाल जो है खराब हुआ, कई सारी स्कीमें बंद कर दी गई। तो इस तरह से जो है ये एक पस मंजर है, एक बैकग्राउंड है जिसमें हमको इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझने की जरूरत है। आप देखिए कि ऑन द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड दैट मोर देन 40% teaching vacancies are vacant in centrally administered institutions। आईआईटी हो, आईआईएम हो, एम्स हो, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हो, तो आप देखेंगे कि बड़ी तादाद में वहां पर टीचिंग वैकेंसीज खाली है। आप यहाँ वहां छोड़िए, खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी जो हुकूमत के बिल्कुल नाक के नीचे है, वहां पर भी कितने जमाने से लोग कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर काम कर रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि हम कितने सीरियस हैं। फिर एनसीटीई जो है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इनका अंदाजा यह है, कई सालों से उनके वेबसाइट पर मैं देखता हूं, आप भी देख लीजिए, कि उनका कहना है कि लगभग अराउंड 6 लाख स्कूल टीचर्स की वैकेंसीज जो है वो वैकेंट है गवर्नमेंट सेक्टर में। अब अभी इस वक्त जो दुनिया जिस दौर से गुजर रही है, भारत भी जिस पर तेजी से दौड़ रहा है, वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन का दौर। इसमें जो है बहुत तेजी से गवर्नमेंट अपनी सोशल वेलफेयर की स्कीमों से विड्रॉ कर रही है और उन सब सेक्टर्स को प्राइवेट हवाले कर रही है। अब हमारे लिए एजुकेशन में तो एक बड़ी आफत जो है वो फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की आमद है। और अभी यूनिवर्सिटी का बिल, फॉरेन यूनिवर्सिटीज एक्ट पास हो गया है, और शायद यूके की कोई यूनिवर्सिटी से मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भी साइन हो गया है, बहुत जल्द जो है वो अपना कैंपस यहाँ खोलेगी। तो उस वक्त यहाँ का क्या हाल होगा, वो बहरहाल जो है हमारे लिए बड़ा एक सवालिया निशान है। तो ये सब चीजें ये दर्शाती हैं कि फिर ये तो एक बात है। फिर आप देख रहे हैं कि जहाँ टीचर भर्ती हो रही है वहां पर कितने पेपर लीक हो रहे हैं, कितने घपले हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल लीजिए आप, यूपी लीजिए, राजस्थान, और ऐसे कई स्टेट्स के हम नाम गिना सकते हैं, या आप भी याद कर रहे होंगे। तो ये एक और एक बड़ी आफत है, वो यानी मरे पे 100 दौरे वाली बात है कि एक तो वैकेंसीज भरती नहीं है गवर्नमेंट, जब भरती है तो उसमें भी इतना सारा सब होता है। तो जिस तरह के क्वालिटी टीचर्स ना क्वांटिटी में प्रोवाइड हो रहे हैं, ना क्वालिटी के लिहाज से प्रोवाइड हो रहे हैं। और अब जब गवर्नमेंट सेक्टर जब कमजोर पड़ रहा है एजुकेशन को प्रोवाइड करने में, तो फिर प्राइवेट सेक्टर को जो है खुला हाथ मिल रहा है। और ये जो पॉलिसी को अगर आप ओवरऑल पढ़ेंगे तो इसमें भी आप ये बात जरूर नोट करेंगे कि ये पॉलिसी भी प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन को एक तरह से बढ़ावा देने वाली है, उसको इनकरेज करती है। ये जो बात कही कि लाइट बट टाइट रेगुलेशन,
तो उसमें अब वो ये देखा उन्होंने कि साहब जब प्राइवेट सेक्टर में जैसे कि पहले हुआ करता था, ज्यादा आप सख्त किस्म के रेगुलेशंस नहीं बनाएंगे, उससे वो उनको परेशानी होती है प्राइवेट प्लेयर्स को। तो गवर्नमेंट ने अब ये पॉलिसी बना ली कि साहब हम जो है अब लाइट बट टाइट रेगुलेशंस बनाएंगे कि कम से कम होंगे लेकिन उस पर सख्ती से अमल करवाएंगे। फिर आप देखिए कि इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में तो प्राइवेट स्कूल के मुकाबले में बच्चे ज्यादा हैं। 67-5% के आसपास कुछ अंदाजा है कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और 35% प्राइवेट में। लेकिन हायर एजुकेशन में उल्टी बात, हायर एजुकेशन में आप देखेंगे कि उसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो जो है प्राइवेट इदारों में पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें वो कम पढ़ रहे हैं। तो अब आप प्राइवेट एजुकेशंस की जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की जो फीस है, उनका जो माहौल है वो आप देख सकते हैं, और उसमें किस तरह से बच्चों का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, वो सब आप वो एमबीबीएस के कॉलेजेस हों, मेडिकल के, इंजीनियरिंग के, इवन टीचर एजुकेशन वगैरह के, और जो डीम यूनिवर्सिटीज हैं वो हैं, तो उनकी फीसें कितनी हैं और किस तरह का प्रोडक्ट वो दे रहे हैं। और फिर एक आम जनता जो है हमारी, खासतौर से जो है आपके SC STs OBCs माइनॉरिटीज, ये जो इकोनॉमिकली पिछड़े लोग हैं ये समझ लीजिए, तो इनके लिए तालीम का हुसूल ये जो है अब बहुत टफ होते जाने वाला है। अब जो प्राइवेट इदारों की जो फीसें हैं उसका आपको अंदाजा है, इवन गवर्नमेंट में भी जो IIT की IIM की जो फीस जो बढ़ा दी गई है, उससे भी आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस तरह से तालीम को महंगा किया जा रहा है। स्कॉलरशिप्स की तादाद कम हो रही है, और जाहिर है पहले जो तालीम का मकसद जो है ये था कि गवर्नमेंट जो है उस पर खर्च करती है, फिलैंथ्रोपिस्ट लोग जो हैं, मुखैर हजरात, वो जो है आपके उस पर खर्च करने को सवाब समझते थे। अब तालीम को मार्केट कमोडिटी बना दिया गया है। अब तालीम सवाब के लिए नहीं बल्कि पैसा कमाने, और बल्कि अब करंट सिचुएशन ये है कि नफा कमाने के लिए हो गई है। बीच में साबिका दिनों में हुकूमत ने कहा कि साहब नो प्रॉफिट नो लॉस पर प्राइवेट प्लेयर्स एजुकेशन सेक्टर में आ सकते हैं, बट एट प्रेजेंट द कंडीशन इज दैट दे कैन गो फॉर प्रॉफिट ऑल्सो। तो अब कुछ दिनों में हो सकता है नियर फ्यूचर में कि स्टॉक एक्सचेंज में यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स की भी जो है स्टॉक की लिस्टिंग हो, और उसके जो नॉमेनक्लेचर भी जो है वो चेंज करने की बात हो रही है। वाइस चांसलर को जो है आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और वहाँ की जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड या सीनेट वगैरह होती है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इस तरह के जो है तकरीबन वो सारे टर्म्स जो है वो यूज कर रहे हैं जो आपके प्राइवेट कंपनीज वगैरह में जो है हो सकती हैं। तो ये एक बहुत ही गंभीर सूरत हाल है, और आगे चलकर जो इकोनॉमिकली वीकर लोग हैं वो किसी भी कास्ट से हों, माइनॉरिटीज से होंगे, OBC SC STs होंगे, तो उनके लिए बहरहाल क्वालिटी एजुकेशन और खास तौर से हायर एजुकेशन हासिल करना बहुत मुश्किल से मुश्किल होता चला जाएगा। उसका रास्ता जो दूसरा निकाला उन्होंने कि भाई सरमायादार जो होता है, कैपिटलिस्ट जो होता है, वो किसी भी तरह से अपनी दौलत को बढ़ाना चाहता है, और उसको बहरहाल उसकी एक हवस जो है वो बुझती नहीं है। तो अब उन्होंने उसका दूसरा रास्ता जो बहुत खतरनाक रास्ता निकाला वो ये है कि साहब एजुकेशन लोन, बैंकों से एजुकेशन लोन दिलवाया जा रहा है। शुरू में 1 आध 2 साल तो शायद कुछ इंटरेस्ट वगैरह नहीं होता है, उसके बाद में इंटरेस्ट लगता है। गोया ये कि आपका स्टूडेंट जब हायर एजुकेशन लेगा तो वो डिग्री लेने से पहले ही मखरूज हो चुका होगा, और जब वो काम करेगा, बिजनेस करेगा, तो वो उसको सारा पेमेंट जो है वो कहाँ जाएगा वो आप अंदाजा कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे इसमें ऐसे चीजें हैं जो छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, बिटवीन द लाइंस हैं, बियॉन्ड द लाइंस हैं, जिसको समझकर हमको जो है उसका क्या तदारुक हम कर सकते हैं, उसके लिए अपने आप को तैयार करना होगा। और मैं हमेशा जब भी मुझे मौका मिलता है मैं ये अर्ज करता हूँ कि गवर्नमेंट को तो करना चाहिए 6% ऑफ द GDP, लेकिन अब इंडिविजुअली भी हमको अपने तमाम लोगों में ये शऊर बेदार करना होगा, जागरूकता लानी होगी कि हर फैमिली में एटलीस्ट वो अपनी जो टोटल इनकम है उसका 6 से 10% बच्चों की तालीम के लिए
महफूज रखें, तभी उनके बच्चे कुछ पढ़ लिख सकेंगे, वरना फिर आगे चल के बहुत ही संगीन हालात हमारे सामने आ सकते हैं। तो ये एक बैकग्राउंड था जो मैं आपको इस सिलसिले में देना चाह रहा था। अब आइए डायरेक्ट पॉलिसी की तरफ। तो इसमें इन्होंने पॉलिसी की जो हेडिंग बनाई है बहुत अच्छी है, काबिल तारीफ है। उसमें कहा कि साहब, दिस पॉलिसी स्टैंड्स टू एजुकेट, टू इनकरेज, टू एनलाइटन एंड फॉर इक्वालिटी, इक्विटी एंड इंक्लूजन। कि ये पॉलिसी तालीम मुहैया करना चाहती है, तलबा का हौसला बढ़ाना चाहती है, उनको एक एनलाइटन सिटीजन्स बनाना चाहती है, बसीरत उनके अंदर पैदा करना चाहती है, रोशन ख्याली उनके अंदर पैदा करना चाहती है। इस एजुकेशन पॉलिसी के जरिए से हम भारत देश में बराबरी, इक्वालिटी पैदा करना चाहते हैं। इक्विटी यानी सब समाज के सारे तबकात के दरमियान अदल करना चाहते हैं, इंसाफ करना चाहते हैं, और तमाम लोगों को इसमें शामिल करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने शुरू में आपसे अर्ज किया कि अब इन बातों पर आप कोई कलाम नहीं कर सकते। यार इतनी प्यारी बातें हैं, एजुकेट, इनकरेज, इनलाइटन, ज़ाहिर ही तो होना ही चाहिए, लेकिन उसके साथ अंदर आप देखेंगे तो अनड्यू जो है आप जोर देखेंगे कि एक मखसूस तहजीब की तरफ जाता है, और उसमें कितना इनलाइटन होगा वो फिर हम देख सकते हैं। फिर इस वक्त जो रुझान बनाने की कोशिश की जा रही है कि भाई कोरोना को भगाने के लिए थालियां पीटिए, या आपके जो है अंधेरा कीजिए वगैरह वगैरह, तो ये बिल्कुल बातें उससे मैच नहीं होती। तो कहने को लिखने को तो बहुत अच्छा लगता है कि इनकरेज, इनलाइटन, बट इक्वलिटी की जब हम बात देखते हैं तो एक बड़ा डिफरेंस है, और ये डिफरेंस दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक तरफ आलीशान स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जिनमें बिल्कुल एक 5 स्टार होटल की तरह का कल्चर है। जो लोग उतनी फीस पे कर सकते हैं वो दे रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, काबिल बन रहे हैं, और हर फील्ड में जो है वो उसमें लीड कर रहे हैं। और फिर वो एक अलग से जो है फिर उनका इस्तेसाली चक्कर वो चल रहा है। जहाँ एक हमारे जिला परिषद का स्कूल है, लोकल बॉडी का स्कूल है, वहां पर स्कूलों की बिल्डिंगों का हाल देखिए आप, और प्राइवेट स्कूलों का देखिए। तो ये जो है इस तरह से रखकर हम पैसे बराबरी नहीं कर सकते। बल्कि मैं एक और सोचने के लिए आपको सवाल देता हूं कि इवन गवर्नमेंट जो स्कूल चला रही है उनमें भी सब में वो बराबर रिसोर्सेस नहीं दे रही। और स्टेट्स का तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि साहब जो लोकल बॉडी के, कारपोरेशन के, म्यूनिसिपल काउंसिल्स के स्कूल्स, जिला परिषद हमारे यहाँ होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, उसके स्कूल्स, इन और उसके साथ जो आप चला रहे हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, महात्मा ज्योतिबा फुले, नहीं क्या है आपके वो बालिका विद्यालय, कौन सा है वो, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो इनके ही इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत फर्क है। आपको मालूम है कि जवाहर नवोदय विद्यालय जो है वो 30 एकड़ लैंड उसके पास होती है, 6 to 12 स्कूल होता है, बॉयज और गर्ल्स एक एक डिवीजन होता है। आमतौर पे वहाँ टीचर्स होते हैं, लेकिन इस कई सालों से उनकी यहाँ भी कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स का जो है रिवाज बढ़ता जा रहा है। परमानेंट अपॉइंटमेंट वहां पर भी अब जरा सवाल हो रहा है। तो अब मेरा सवाल ये है कि साहब, आप जो बच्चे आपके जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन ले रहे हैं उनको आप एक अलग किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर और अलग किस्म की चीजें मुहैया कर रहे हैं। वही भारत के बच्चे, उसी जिले के, उसी शहर के बच्चे जो जिला परिषद में जा रहे हैं, तो उनको तो जो है ढंग से ना इमारत है, ना आपके ब्लैक बोर्ड है, तो दूसरी सहूलतों का तो आप दूर तक सवाल ही नहीं कर सकते। फिर कारपोरेशन के स्कूल्स का भी वही हाल है। अब कहीं कहीं थोड़ी बहुत कुछ रकम आ जाती, कोई लोकल एमपी एमएलए अगर एक्टिव है तो वो कुछ थोड़ी बहुत सहूलतें वहां मुहैया करा देता है। तो ये इक्विटी, इक्वालिटी भी नहीं हो रही है। जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे बिल्कुल एक अलग अंदाज से पढ़ रहे हैं, और वही भारतवर्ष के बच्चे जब जिला परिषद के स्कूल में, कारपोरेशन के स्कूल में जा रहे हैं, तो उनका कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। और अभी आप देख रहे हैं कि जेएनवी से जो लॉट्स निकल रहे हैं वो बहुत सारे इलाइट इंस्टीट्यूशन में उनको एडमिशन मिल रहा है। बल्कि बाज लोगों ने तो ये भी स्टडी करने की कोशिश की कि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में भी जो है उनका परसेंटेज जेएनवी से निकलने वाले बच्चों का बढ़ रहा है। तो जाहिर है आप जब अच्छी तालीम देंगे तो बच्चों का अच्छा आउटपुट आपको मिलेगा।
तो इस पहलू से भी हमको देखना है। इक्विटी की जब हम बात करते हैं, अदल की जब बात करते हैं, तो आप देखिए कि बहुत सारी जो हमारी कम्युनिटीज हैं वो उनके साथ पूरा इंसाफ नहीं हो रहा है। उनके इलाकों में उनकी आबादियां जहाँ ज्यादा है, वहां पर कितने गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, वो भी एक हमारे सवाल है। फिर इंक्लूजन में भी हम देखते हैं कि फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, माइनॉरिटीज हैं। माइनॉरिटीज में आप सिर्फ मुसलमान समझिए, क्योंकि दीगर जो माइनॉरिटीज हैं, सिख, जैन, पारसी और क्रिश्चियंस, ये सब नेशनल एवरेज से ज्यादा पढ़े लिखे हैं ये, और सिर्फ मुसलमान ही जो है नेशनल एवरेज से काफी पीछे हैं। तो इन सब के साथ जो है इनकी इंक्लूजन की जो बात नहीं हो पा रही है। तो ये एक और इन दोनों ने कहा कि भाई इस पॉलिसी के 5 पिलर्स हैं। तो ऊपर मैंने आपको बता दिया उसके ब्रीद वाक्य जो थे। अब उन्होंने कहा कि साहब देयर आर 5 पिलर्स ऑफ दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, दैट इज एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। एक्सेस के बारे में कहा कि साहब उसमें जो है गवर्नमेंट कोशिश ये करेगी कि जहां बच्चे पढ़ने के काबिल हैं वहां उनको स्कूल मुहैया कराया जाए। लेकिन वहीं ये बात भी आ रही है कि जहां एक मखसूस तादाद से कम तादाद हो रही है, तो गवर्नमेंट उन स्कूलों को बंद भी कर रही है। कई स्टेट्स में इस चल रहा है, और हमारे महाराष्ट्र में भी ये हुआ काफी। जब इस पर हंगामा हुआ तो एक नई तरकीब उन्होंने निकाली कि साहब जिन स्कूलों में बच्चों की तादाद कम है वहां पर हम परमानेंट टीचर नहीं देंगे, बल्कि कॉन्ट्रेक्चुअल पर 12 से 15 हजार रुपए देकर उसको रखेंगे, या रिटायर्ड टीचर्स को वहां एम्प्लॉय करेंगे। वो एक तरह से फिर वही बात हो रही, आप घुमा फिरा कर जो है उनको एक तरह से महरूम ही रख रहे हैं। तो एक्सेस, फिर इसका भी हमको जायजा लेना चाहिए कि हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से जितने स्कूल्स की हमको जरूरत है, क्या वाकई उन एरियाज में उतने स्कूल मौजूद हैं क्या। किसी कहने वाले ने कहा था कि साहब किसी बस्ती में आप स्कूल खोल दोगे अगर अच्छा मेयारी, तो उस बस्ती में आपको पुलिस स्टेशन खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सही बात है कि जब बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे, समझदार होंगे, अपनी चीजों से वाकिफ होंगे, अच्छे सिटीजन बनेंगे, तो उनके लिए जाहिर है फिर जराइम में वो कम जाएंगे, और उसके लिए आपको वो सब चीजें करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मामला उल्टा है, खासतौर से माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो है उनका हाल बुरा है। आप में से किसी ने अगर NEP 86 को पढ़ा हो, तो उसमें आप ये देखेंगे कि उस वक्त से ये कंसेप्ट आया है माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। उस वक्त गालिबन कुछ 40 डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे जो है चुने गए थे जहां माइनॉरिटीज की जो है बड़ी आबादी थी, और हुकूमत जो है वहां पर माइनॉरिटीज के लिए तालीमी इदारे खोलने के लिए स्पेशल फंडिंग वगैरह करने वाली थी। लेकिन वो चीज भी पूरी नहीं हुई। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारी चीजें हमारे पास लिखी भी रहती हैं, एग्जीक्यूट नहीं होती हैं, तो उसका भी हाल वही हुआ। और कुछ फंड वंड वगैरह आया और फिर वो बात आई गई हो गई, और आज किसी को पता भी नहीं है कि ऐसे कोई स्कीम कभी हुआ करती थी। तो ये जो एक्सेस वाली बात है, इस पर भी हम कुछ काम नहीं कर सके। इक्विटी के बारे में मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं। तीसरा जो सबसे अहम चीज है वो है क्वालिटी एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन का मतलब सिर्फ लिखा पढ़ा देना नहीं है, बल्कि अगर आप आसेर की रिपोर्ट देखेंगे, प्रथम की रिपोर्ट्स देखेंगे, तो उसमें भी हमारा हाल बहुत बुरा है। आमतौर पे गवर्नमेंट एडेड स्कूलों के जो बच्चे हैं उनके बारे में आप हर साल देख रहे हैं। अभी इंटरनेशनल लेवल पर एक पीसा एक इदारा है जो स्कूल के बच्चों की जो है वो करती है, उनके क्वालिटी एजुकेशन की जांच करती है। तो उसमें हमारा रैंक बहुत पीछे आ रहा था, तो गुज़िश्ता कई सालों से गवर्नमेंट ने वो उस टेस्ट में बच्चों को शरीक नहीं करवाई। यानी इतनी हमारे लिए शर्मिंदगी की बात। अब हम इंटरनल लेवल पर जो नास का जो सर्वे करा रहे हैं NCERT के जरिए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे, या प्रथम की जो रिपोर्ट है, या हमारी इवन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जो रिपोर्ट्स हैं, वो बड़ी तशवीशनाक है, बड़ी अलार्मिंग है। कई ऐसे ज़ाहिर एग्जैक्ट फिगर मैं आपको शायद ना दे पाऊं, लेकिन आमतौर पे यही हो रहा है कि एक बड़ी तादाद, मोर देन 50-60% बच्चे वो जो है अपने जिस स्टैंडर्ड में है वो उस स्टैंडर्ड के मेयार को पहुंच नहीं पा रहे। और अभी जो आई थी बात के साथ 8 का बच्चा है,
उसमें से 60-65% बच्चे ऐसे हैं जो तीसरी की किताब नहीं पढ़ पाते। मैं टीचर एजुकेटर हूँ, मुझे लेसन्स लेने के लिए, बच्चों के लेसन ऑब्जर्वेशन के लिए स्कूल्स में जाना पड़ता है। तो मैं लिटरली बता रहा हूँ आपको, और आपके भी तजुर्बात होंगे कि 10वीं में बच्चा आ जाता है, 10th में, लेकिन वो अपनी मदर टंग में अपनी किताब नहीं पढ़ सकता और खाली खड़ा हो जाता है। तो ऐसे कई केसेस हैं। और प्रथम वगैरह की रिपोर्ट्स तो बताती हैं कि मोर देन 50-60% बच्चे ऐसे हैं जो अपनी क्लास से 3 साल पीछे की क्लास, यदि फिफ्थ में अगर है तो सेकंड का नहीं पढ़ सकते, एट्थ में है तो फिफ्थ को नहीं पढ़ सकते। रियाजी का हाल तो और भी बुरा है कि सिंपल जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम, जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं, वो हमारे बच्चे एट्थ में, नाइन्थ में भी जाके नहीं कर सकते। तो ये जो क्वालिटी एजुकेशन है, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। और इसका असर, जो मैं अपनी स्कूल एजुकेशन में के तकरीबन 18 साल का तजुर्बा और टीचर एजुकेशन का 12 साल का तजुर्बे के बाद मैं जो कह सकता हूँ वो ये कि पुअर क्वालिटी ऑफ द टीचर्स। और टीचर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस को भी जिस तरह से प्राइवेटाइज किया गया, और उसमें भी जो समझिए क्या धांधली बोले हैं आप उसको, या क्या जो कुछ भी हुआ, बहरहाल कि जिस तरह से वो नापुख्ता टीचरों को तैयार किया गया। पहले तो आमतौर पे तस्वुर हमारे पास यही है कि साहब जिस जो कुछ नहीं बन पाता वो टीचर बनता है। ये हमारे एजुकेशन कमीशन ने 67 में ही बात कही थी। और आमतौर पे देखा भी वही जाता है कि साहब हम पहले दूसरे अच्छी चीजें ट्राई कर लेते, और जब नहीं होता तो फिर मजबूरी में टीचिंग में आ जाते। तो ये क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन को भी बड़े पैमाने पे रिवैम्प करने की, रिवोल्यूशनाइज करने की जरूरत है। और फिर उसके बाद ही ये जो है क्वालिटी बढ़ेगी। एक बहुत प्यारा कोटेशन है, उसमें कहा गया कि साहब नो नेशन कैन राइज अबव द लेवल ऑफ इट्स टीचर्स। कि कोई भी कौम अपनी असातिज़ा का जो मेयार है, उनका जो स्टैंडर्ड है, उससे ज्यादा बुलंद नहीं हो सकती। अगर हमको अपने कौम और मुल्क का मेयार बुलंद करना है, आगे ले जाना है, सुपर पावर बनना है, तो हमको वैसे ही आला मेयारी टीचर्स भी फराहम करने होंगे। क्योंकि यही टीचर्स जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे, उनको हौसला देंगे, ऊंची उड़ान देंगे। और वो बहुत एक साउथ अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी का जो है वो, शायद आपने वो बहुत घूमा, वो बहुत वायरल हुआ, एक पूरा उनका जो लिखा था उनके गेट पर, एक पैराग्राफ के साहब उन्होंने लिखा कि साहब किसी कौम को बर्बाद करने के लिए, खत्म करने के लिए, उसको जवाल उस पर तारी करने के लिए किसी बम, गोले, टैंक, हथियार, मिसाइल की जरूरत नहीं है। बस आप उस कौम को, उस कौम के तलबा को, उस कौम के असातिज़ा को नकल का और एग्जाम में धांधली करके पास होने की आदत लगा दीजिए, वो कौम अपने आप तबाह हो जाएगी। और मैं समझता हूँ कि ये इस बात की सदाकत के लिए हमें कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम अपने स्कूलों में, अपने बोर्ड के एग्जाम में जो कुछ होता है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो कुछ होता है, और दूसरे इम्तिहान में, नीट में भी अभी जो इतना बड़ा बवाल हुआ, जैसा पेपर लीक हुआ और कई जगह पर ये हुआ वो हुआ, तो ये सब चीजें ये बात बताती हैं कि हमारे पास जो है वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रहा है। एक सवाल आप लोगों के लिए भी है कि जब हम स्कूल में, कॉलेज में, जूनियर का उसमें पढ़ा रहे हैं, तो उसके बावजूद भी बच्चों को प्राइवेट कोचिंग की जरूरत क्यों पेश आ रही है? बहुत बड़ा सवाल है ये। इसलिए आ रही कि साहब आप स्कूल में सीनियर सेकेंडरी लेवल तक आप उनको सही तालीम नहीं दे पा रहे, और अब तो वो एक इंडस्ट्री, बल्कि माफिया टाइप इंडस्ट्री बन गई है, कोचिंग इंडस्ट्री। थाउजेंड्स ऑफ करोड़ रुपीस, बहुत पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने कभी लिखा था कि 30,000 करोड़ की इंडस्ट्री है वो। अभी कोटा और आपके पूना, दिल्ली और ये जो बड़े बड़े इदारे हैं, वहां पर ये ट्यूशन इंडस्ट्री ने जो हैवाक मचा रखा है वो हम सब देख सकते हैं। और ये सब जो है किस तरह से इस्तेहसाल हो रहा है बच्चों का, और कैसे जो एक आम बच्चा अच्छे जो इलाइट एग्जामिनेशन है, नीट के हैं, आईआईटी के हैं, एम्स के हैं, कैट के हैं, क्लॉट है, ये इम्तिहानात वो एक आम बच्चे की दस्तरस से दूर होते जा रहे हैं। क्योंकि इन कोचिंग की फीस, वहां रहना करना, और फिर बच्चों पर जो एक
फाइनेंशियल और साइकोलॉजिकल प्रेशर जो आ रहा है उसकी वजह से जो खुदकुशियां हो रही हैं। बाज अखबारात ने तो ये भी कहा कि कोटा जो है वो हमारे बच्चों की खुदकुशी करने का कैपिटल है। वहां पे एट एन एवरेज 1-1.5 बच्चा जो है पर मंथ जो है वो खुदकुशी कर लेता है। तो ये सारी सब्सटेंशिएट करते हैं इस बात को कि हम क्वालिटी एजुकेशन और वो भी स्कूल में देने में बड़ी हद तक कामयाब नहीं हो सके हैं। तो इस मेयार को बढ़ाने के लिए इस पॉलिसी में बहुत अच्छी बातें कही गई है। आई रियली अप्रिशिएट देम। सबसे पहले उन्होंने जो किया वो है कि प्री प्राइमरी एजुकेशन को उन्होंने एजुकेशन की मेन स्ट्रीम में शामिल किया। अब तक भारत में प्री प्राइमरी एजुकेशन वो स्कूल एजुकेशन में या एजुकेशन सिस्टम में शामिल नहीं था, और कुछ छोटी मोटी कुछ आंगनवाड़ी इस तरह वगैरह करते थे, लेकिन बाकायदा उसको इस मर्तबा शामिल किया गया है। उसके बारे में पूरी तफसील जो है तफसीलात तय होनी है, उनका निसाब बनना है, उनके टीचर्स की ट्रेनिंग वगैरह का नज्म होना है। तो पहली बार भारत में समझिए तकरीबन 70-75 साल बाद, आजादी के 75 साल बाद, इस बात को महसूस किया गया कि साहब प्री प्राइमरी एजुकेशन की अहमियत है, जरूरत है, इस पर भी हमको तवज्जो देनी चाहिए और उसको भी फॉर्मल स्कूलिंग का हिस्सा बनाना चाहिए। तो ये एक बड़ा चेंज है। अगर वाकई इस पर जो है एग्जीक्यूट हो जाता है ये, तो मैं समझता हूं कि क्वालिटी के बहुत सारे मसाइल वहां पर हमारे हल हो सकते हैं। एक तो काम उन्होंने ये किया। दूसरा काम इस पॉलिसी ने ये किया कि FLN, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि ये पॉलिसी कहती है कि FLN इसको हम एक कौमी मिशन बनाएंगे। फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी विल बी एग्जीक्यूटेड इन ए नेशनल मिशन मोड। ये बहुत अच्छी बात है। अल्लाह करे कि वाकई ऐसा हो और हम सबको इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक बच्चे का फाउंडेशंस उसके क्लियर नहीं होंगे, लिटरेसी नहीं होगी उसके पास बेसिक, और बेसिक न्यूमरेसी की सलाहियत नहीं होगी, वो आगे नहीं बढ़ता। मैंने एक टर्म इसके लिए यूज किया है, एजुकेशनल डेप्ट, तालीमी खर्च। इसको थोड़ा सा समझ लेंगे आपको, आगे आपके लिए बहुत सहूलत हो जाएगी। एजुकेशनल डेप्ट क्या है कि हमारा बच्चा पहली में आता है तो उससे हम सपोज हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि साहब वो अल्फाबेट सीख ले, हुरूफ तहजी सीख ले, 20 तक जो है उसको गिनती नंबर्स आ जाएं, 2 हरफी अल्फाज अब जब तब इस तरह के अल्फाज जो है वो सीख ले। अब मान लीजिए कि वो बच्चा उस वक्त वो सीख नहीं पाता और वो प्रमोट होकर दूसरी में चला जाता, सेकंड क्लास में, सेकंड स्टैंडर्ड में। तो अब क्या होता है कि उस पर सेकंड की एक्सपेक्टेशन हमारी ज्यादा है। वहां वो चाहते हैं कि साहब वो 100 तक उसको नंबर्स की पहचान हो जाए, वो सिंपल जो है सेंटेंसेस बोल सके, पढ़ सके। अब चूंकि वो बच्चा बेसिक में कमजोर है, फिर इस तरह से तीसरी में जाता है, चौथी, पांचवी, छठी, तो वो उस लिहाज से तो आगे बढ़ता है, उम्र बढ़ती है। लेकिन अगर वो उस क्लास से जो एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम है उससे अगर वो खाली है, तो गोया वो अपने ऊपर तालीमी मेयार का एक खर्च चढ़ाता जाता है। और चौथी पांचवी में बच्चा आ जाता है, मैंने बताया आपको कि 10th के बच्चे भी नहीं पढ़ पा रहे, सादी रियाजी के सवाल जवाब नहीं कर पा रहे। तो जब वो बच्चा इस तरह से आगे बढ़ जाता तो उस वक्त उसको एहसास होता है कि साहब मुझ पर तो इतना बड़ा बोझ है, और बहुत कम बच्चे जो है उस बोझ को उतार पाते हैं। और यही वजह है कि हमारे पास ड्रॉप आउट रेट्स स्कूल में बहुत ज्यादा होते हैं। अनबिलीवेबल है कि हर अपर क्लास का टीचर लोअर क्लास से आने वाले बच्चों के बारे में शिकायत करता है। चौथी में बच्चा आया तो बोलेगा साहब तीसरी में सीख के नहीं आया, मैं क्या करूं। पांचवी में बच्चा आ जाता है तो वो बोलते हैं साहब ऐसी कच्चा आ गया। 8th में हाई स्कूल में जब बच्चा आता है, पढ़ नहीं लिख पाता, रियाजी के सवाल हल नहीं कर पाता, तो हम उसका ब्लेम जो है प्राइमरी टीचर पर डाल देते। फिर दूसरे ये कि उसमें बच्चों की जो तादाद है, टीचर पीपल रेशियो है, ये भी बहुत बिगड़ा हुआ है। 100-100, 150-150, 125 बच्चे आप एक एक क्लास में बिठा के रख देते हैं जहाँ स्कूल चल रहे हैं। गवर्नमेंट में कई कई क्लासेस पर 2-3-5 टीचर होते हैं, 6 क्लास है, 4 टीचर हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ कंबाइन कर देते आप।
तो ये सारे हालात जो है उस बच्चे को उस जिस स्टैंडर्ड में वो पढ़ रहा है उस स्टैंडर्ड के लिहाज से उसको तालीम नहीं मिल पाती, और वो खर्च उस पर बढ़ता चला जाता। और वो जब कुछ बच्चे तो होते हैं कि साहब उनके समझ में आ जाता, पेरेंट्स को तवज्जो दिलाते और वो उसको ओवरकम कर लेते हैं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स वो जो है वो ड्रॉप आउट ही जो है उसको अपना रास्ता समझती है। और आप देखेंगे, मेरे पास टाइम भी जरा सा कम है, उतने स्टैटिस्टिक्स में आपको नहीं बता पाऊंगा, लेकिन आप देखेंगे कि जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है वैसे ड्रॉप आउट रेट्स बढ़ता जाता है। अगर 100 बच्चे हमारे प्राइमरी में एडमिशन लेते हैं तो 50-60 बच्चे अपर प्राइमरी में जाते हैं, फिर उसमें से 20 बच्चे सेकेंडरी में, 9 बच्चे हायर सेकेंडरी में जाते हैं। और आपके हायर एजुकेशन में जो है आप देखेंगे तो उससे भी कम। और खास तौर से मुसलमानों की जहां तक बात है उनमें तो ये बहुत ही भयानक है, बहुत भयानक है कि हमारे 2-2.5% बच्चे ही हायर एजुकेशन में जा पा रहे हैं। और अक्सर बच्चे, और गवर्नमेंट ने जो आरटीई ला लिया, राइट टू एजुकेशन एक्ट, अब उसकी 8 के बाद गवर्नमेंट कोई लीगल जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। इस पॉलिसी में भी उसको छोड़ दिया गया। अब डिमांड ये थी कि साहब आप 3 to 18 ईयर्स को जो है आरटीई में शामिल करें, प्री प्राइमरी एजुकेशन भी आ जाए और सीनियर सेकेंडरी यानी 12 तक की एजुकेशन आ जाए, जैसे कि दुनिया में आमतौर पर होता है। वेस्टर्न ममालिक में, रशिया वगैरह में, चाइना में, उसमें जो है 12 तक के फ्री कंपलसरी एंड क्वालिटी एजुकेशन मिलता है। तो गवर्नमेंट ने इसको मतलब उस तरह से इस पॉलिसी ने कुछ इशारे तो किए, लेकिन आरटीई को अमेंड करके उसमें अभी जो 6 से 14 साल की उम्र है उसको 3 से 18 साल करने का कोई प्रोविजन नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि अभी भी लीगली प्री प्राइमरी एजुकेशन भी हमारे उससे बाहर रहेगा, और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्कूल का जो स्कूलिंग है वो भी लीगल गारंटी नहीं मिली। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये मामला हमारा चल रहा है, तो उससे अफोर्डेबिलिटी पर भी, सॉरी, मेयार पर भी काफी असर पड़ता है। फिर उसके बाद में ये जो बात कही गई अफोर्डेबिलिटी, यानी इतनी हम तालीम को आम कर देंगे, इतना उसको जो है एक्सेस इतना आसान कर देंगे कि हर बच्चे के लिए तालीम हासिल करना मुमकिन हो जाएगा, या वो उस बात की कुदरत रखेगा। लेकिन जो अभी तक मैंने गुफ्तगू की, इससे भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। एक आखिरी बात कहकर मैं आप लोगों को सवालात के लिए मौका दूंगा, दैट इज लास्ट पॉइंट, जो है इसका जो पिलर है वो है अकाउंटेबिलिटी। मोहतरम साथियों, आप मैं सब तालीमी सेक्टर से समझिए जुड़े हुए हैं, अपनी जिंदगियां उसमें लगा रहे हैं। आपने तालीमी सेक्टर में अकाउंटेबिलिटी का तस्वुर नहीं पढ़ा होगा, ना सुना होगा आम तौर पे, इल्ला माशाल्लाह कुछ इदारे हैं, जाहिर है एक्सेप्शन इज ए रूल टू एवरी रूल, लेकिन बड़े पैमाने पर हम देखते हैं कि तालीम में अकाउंटेबिलिटी का फुकदान है। इस पॉलिसी ने उस मसले को भी एड्रेस किया और मुख्तलिफ सतहों पर जो है उन्होंने अकाउंटेबिलिटी को जो है लागू करने की कोशिश की। अभी कितनी लागू होगी ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन इस तस्वुर को मानना कि साहब तालीम में अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, मैं समझ रहा हूँ यह खुद एक बड़ा अचीवमेंट है इस पॉलिसी का, कि वो हमको भी सोचने पर मजबूर करेगा और जो है और भी लोग उसमें स्टेक होल्डर्स जो है वो भी देखेंगे। लेकिन इससे पहले जो है हम ये हुकूमत से ज़ाहिर है ये तवक्को रखेंगे कि वो जब अकाउंटेबिलिटी लेंगी तो वो सारी उतनी चीजें भी देंगी। मतलब अगर आप 100 स्टूडेंट एक इस टीचर को दे देंगे और उससे तवक्को रखेंगे वो 100 के 100 बच्चों को प्राइमरी क्लास में पढ़ाए और सबको जो है एक लर्निंग आउटकम सब में आ जाए और एक मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग उनके अंदर आ जाए, तो ये इम्पॉसिबल है। तो टीचर पीपल रेशो को सुधारे बगैर अकाउंटेबिलिटी का सही इस्तेमाल नहीं होगा, और जब आप टीचर पीपल रेशो को दुरुस्त कर देंगे तो उसके बाद यकीनन अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। भाइयों, आज हम जो है एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के दौर में जी रहे हैं, तो यहाँ सिर्फ क्वालिटी की चीजों को जिंदा रहने का हक है। सब स्टैंडर्ड या क्वालिटी लेस चीजें आपसे आप खत्म हो रही हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो किसी जमाने में जिनका डंका बजता था, आज उनका नामो निशान नहीं है। कई मिसालें इसकी दी जा सकती है। तो सेम चीज एजुकेशन पर भी लागू होती है कि यहाँ पर भी अगर हम क्वालिटी स्टूडेंट्स नहीं पैदा कर पाएंगे तो हम उनकी जिंदगियों को गोया एक तरह से
बर्बाद करने वाले होंगे। तो ये इस पॉलिसी का पस मंजर है, इसके जो अज़ाइम हैं वो मैंने आपके सामने रखे। मैं समझता हूँ कि 15 मिनट कुछ बचे हैं, तो अब आपके कुछ सवालात और उस पर हम गुफ्तगू डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ना फरीद भाई? बिल्कुल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं 1 मिनट लूंगा बस। जी सर, आपने जिस तरीके से पूरी चीज को रखा, पॉलिसी को बताया, उसके लूप होल्स बताया, मतलब बहुत जबरदस्त है। और आपने ये भी बताया कि इसमें किन चीजों को मतलब जगह दी गई, जैसे प्री प्राइमरी हो गया, जी और जी अभी एफएलएन का जो पूरा मोड चल रहा है सर, जी जी बहुत अच्छे से मतलब डिटेल आपने बताया। जी। अब मैं हाउस को ओपन कर रहा हूँ, अगर किन्हीं भी साथी या पार्टिसिपेंट का कोई सवाल है तो आप एक एक करके सर से सवाल पूछ सकते हैं। जी, हाउस ओपन कर रहा हूँ। Yes, Assalamu alaikum. I वालेकुम am अस्सलाम। Professor Muhammad Yahya from Tamil Nadu. ओके So I सर। have got two pertinent questions. ओके One is सर। with regard to the present government has done away with pre-metric and post-metric scholarship, जी जी। which was given during the period of UPA. सही So सही। what steps the Jamaat Islami Hind is going to take, or the SAO is going to do? Second one is, are we going to have school accreditation? Is it going to be introduced at the school level like we have got college in NAC? These ओके are सर। my two questions, sir. थैंक यू सर। देखिए, जहां तक आपका पहला सवाल है कि साहब प्री मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है बंद कर दी गई है, इस पर मरकजी तालीमी बोर्ड जो ये समझिए ट्रेनिंग होस्ट कर रहा है, उनके हमने इसकी जहां जहां भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता था वो देने की कोशिश की, और इसको प्रेस वगैरह में भी लाकर जो है इसको हम हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। एसआईओ भी उस पर बहरहाल काम कर रही है। हमारी अपनी लिमिटेशन है, हम जाहिर है उतना ही कर सकते हैं कि गवर्नमेंट को मुतवज्जे करें, एमपीज वगैरह से मुलाकात करके उनको भी मुतवज्जे कराएं। अब इसका कितना असर होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। दूसरी बात यह है कि आपने बहुत सही सवाल उठाया, मैं इसको कल के लेक्चर के लिए उठा रखा था मैंने, कि स्कूल एक्रेडिटेशन ये भी इस पॉलिसी का एक नया कंसेप्ट है और बहुत अच्छा है। जैसे नैक है, नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, और जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज और हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन का एक्रेडिटेशन करती है, उसी तरह से अब स्कूल एक्रेडिटेशन भी कंपलसरी हो जाएगा। बल्कि यहाँ तक की बात हो रही है कि गवर्नमेंट जो ग्रांट देती है, जहाँ ग्रांट इन एड है वहां पर स्कूलों को, वो ग्रांट इन एड भी जो है इस एक्रेडिटेशन से लिंक कर दी जाएगी कि अगर अच्छी ग्रेड मिलता है उनको तो ग्रांट वगैरह मिलेगी, या कम मिलेगी, या फिर बाज सूरतों में गवर्नमेंट वो स्कूल बंद भी करेगी। उन्होंने 3 या 4 कैटेगरी बनाई है, ए बी सी डी ई, और ए और बी वालों को तो मसला नहीं है, सी वालों को वार्निंग दी जाएगी, डी वालों को 6 महीने का टाइम दिया जाएगा, और जो है फिर अगर वो नहीं सुधरते हैं और उतने वैसे रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं उस स्कूल से तो वो बंद हो जाएंगे। लेकिन इसमें भी एक तरीका उन्होंने ये किया कि गवर्नमेंट चाहे पूरे स्कूलों का, नैक ही पूरे यूनिवर्सिटीज का और कॉलेज का नहीं कर पा रही, तो गवर्नमेंट की कोई एक एजेंसी इसको नहीं करेगी, बल्कि वो प्राइवेट पार्टीज को, प्राइवेट प्लेयर्स को भी स्कूल एक्रेडिटेशन में वो इन्वॉल्व करना चाहते हैं। तो उसमें फिर एक नया बिजनेस और एक तरह से प्राइवेट में खुल जाएगा। जिस तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं गालिबन, उसी तरह से चार्टर्ड फर्म्स होंगी जो स्कूलों का समझिए इंस्पेक्शन करेंगी और उनको एक्रेडिटेशन देंगी। सर, ये एक तरह का ऑडिट तो नहीं होगा, जैसे हम ऑडिट एक वर्ड यूज करते हैं, ऑडिट टाइप हाँ, से इसको बोल रहे हैं अभी एजुकेशनल ऑडिट की भी बात मतलब कह सकते हैं सर कि ऑडिट होना शुरू हो जाएगा स्कूलों का। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक और उसमें अभी जो है आपने देखिए एनसीईआरटी ने काफी कुछ इस पर काम किया है, और उसकी बहुत सारी प्रिंट मटेरियल भी इस पर अवेलेबल है, और उन्होंने जो 7-8 डोमेन्स उसके तय किए हैं, और उन डोमेन्स में मुख्तलिफ सवालात हैं, और उस पहलू से जो है वो बेंचमार्क उन्होंने बनाए हैं, उसके तहत आपकी जांच होगी। जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, मैं शाहिद खान राजस्थान से। जी ये बहुत ही अच्छी आपने जो है कई चीजें हमें जो है हमारी मालूमात में इजाफा जी किया है। लेकिन एक बात ये जो आपने कहा कि प्री प्राइमरी एजुकेशन और ये 12th तक जो है ये एजुकेशन जो है फ्री हो, तो ये इसका हिस्सा तो नहीं है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का। तो पहली बात तो ये है कि ये नेशनल एजुकेशन जो है पॉलिसी लागू हो, लेकिन इसमें ये चीज कैसे हम शामिल करवाएं
कि इसको इसको ये चीज है, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है कि लोग जो है ये हायर एजुकेशन में या 12th तक या 10वीं के बाद एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते हैं। तो जी उसको किस तरह से किया जाए कि जो है वो चीज उसमें शामिल हो जाए। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, इसको मतलब गवर्नमेंट पूरी तरह से, जैसे जैसे जो बात आपने कही कि 6% डीजीपी जी जी जीडीपी का जो है हिस्सा उसमें खर्च हो, तो उसके लिए जी क्या क्या चीजें करनी चाहिए जिससे कि उसका 6% नहीं तो कुछ एक बड़ा हिस्सा उसमें खर्च हो। जी। जी देखिए, दोनों भी सवाल है ना मोहतरम आपके। ये हमारे एक सोशल एक्टिविस्ट जो हैं या एक्टिविस्ट किस्म के लोग जो हैं वो ये काम हाथ में लें, और हम कोशिश ये करें कि मुख्तलिफ जरिए से एजुकेशन को हम अपने नेशनल एजेंडे का हिस्सा बनाएं। आज भी आप देखिए कि एजुकेशन हमारे नेशनल एजेंडे का हिस्सा नहीं बन पाया है। तो ये इसको हम जो है अपने लोकल बॉडीज एमएलए से मिले, एमपी से मिले, जहां जहां हमारी बातचीत हो सकती है, जहां हम इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कुछ लॉबीज बनाई जाएं। और गवर्नमेंट को, जैसे हमारा मरकजी तालीमी बोर्ड जो है ये बजट से पहले हुकूमत को सजेशन देता है, बजट आने के बाद भी उसका एनालिसिस करके वो भी बताता है। तो ऐसे एडवोकेसी ग्रुप्स जो है होने चाहिए। अब जाहिर है पूरे भारत में 2-4-5 लोग अगर ये काम करेंगे या 2-4-5 इदारे काम करेंगे तो उसका असर नहीं होगा। तो अब हमको जो है एक पॉलिटिकल लेवल पर बोलिए या एक आम तौर पर हमको अपने जो लोग जो एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, या इवन हमारे लोकल बॉडीज की भी जो लोग होते हैं, तो उनसे हमको बराबर मिलना चाहिए, मुलाकात करना चाहिए, और उनको एजुकेशन पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने के लिए मजबूर करना चाहिए। तो ये काम हमको, अगर हम पूरे नेशनल लेवल पर इसकी एक अगर कैंपेन हो कि हर जगह से ये डिमांड उठे, तो वो बात हो सकती है। दूसरे ये कि अभी तो मौका नहीं मिला, लेकिन एसआईओ ने भी जो है इस सिलसिले में अच्छा काम किया था, स्टूडेंट चार्टर बनाकर। और जब ये हमारे जनरल इलेक्शन हुए तो उससे पहले एसआईओ ने स्टूडेंट्स की क्या मांगे हो सकती है और पॉलिटिकल पार्टीज को किन इश्यूज पर जो है अपना नुक्ता नजर वाजे करना चाहिए, इसकी उन्होंने एक अच्छी कोशिश की थी। तो जाहिर है वो एक एसआईओ से काम नहीं होगा, बहुत सारे ऐसी तंजीमों को आगे बढ़ना होगा, इंडिविजुअल्स को आगे आना होगा, और उन सबको एक तरह से ये प्रेशर बिल्टअप करना होगा कि एजुकेशन शुड कम ऑन द टॉप प्रायोरिटी ऑफ द आवर नेशनल एजेंडास। हम बहुत सारी दूसरी बातें कर रहे हैं नेशनल एजेंडा में, और वो सारे मसाइल हल होने वाले हैं तालीम से। वो नफरत का मसला हो, कोई और मसला हो, बेरोजगारी का हो, कुछ भी हो, जब तक तालीम सही दुरुस्त नहीं होगी ये सारे मसाइल बाकी रहेंगे। तो हमने जो दवा को छोड़कर हम जो है वो मर्ज के ऊपर ही जो है हमारी सारी तवज्जो है। तो बहुत अच्छी बात है, इस फोरम के जरिए से भी हम आप लोगों से भी ये ख्वाहिश करेंगे कि इसको अवामी तौर पर मकबूल बनाने में पूरा काम करें। अब हम ये डिमांड कर सकते हैं कि साहब हमारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आरटीई में अमेंडमेंट करे और उसको 3 से 18 साल करे। ये तहरीक चलाई जा सकती है, ये एक हमारा डिमांड हो सकता है, मूवमेंट चलाई जा सकती है। तो इस तरह के काम हमको जो है थोड़े से इस तरह से लॉबिंग के बोलिए या पॉलिसी इंटरवेंशन के काम भी हमको करना है। मरकजी तालीमी बोर्ड की जो कुछ भी ताकत है, जो कुछ भी हमारी रीच है, पहुंच है, हम अपने तौर पर तो ये बहरहाल कर रहे हैं, लेकिन इसको एक बड़ा लेवल पर, बड़े पैमाने पर करने की जरूरत है। सर मेरा एक सवाल था जी। जो इंडिया के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद, उनका भी पूरा विजन था सर। तो क्या उन चीजों को कुछ स्पेस दिया गया सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, कुछ चीजों को? हाँ, एक इसमें तो मौलाना आजाद के विजन की काफी झलक है। टेक्निकल एजुकेशन जैसे बात करते थे मौलाना, लाइब्रेरीज की बात करते थे, एनलाइटनमेंट की जो बात करते थे। हालांकि मौलाना कहे जाते हैं, लेकिन बहुत बड़ी उस वक्त की भी उनकी सोच बहुत दूर की थी, बहुत आगे की थी। इस पर तो बाकायदा कई पीएचडीज भी हुए हैं, रिसर्च भी हो रहा है, तो बहुत सारी चीजों की झलक मिलती है इसमें। मौलाना आजाद के बहुत सारे ख्यालात को यहाँ देखा जा सकता है। मैं अलीगढ़ से तारिक नफीस। एनईपी में ये कहा गया है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है वो मदर टंग में होनी चाहिए, लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि व्हेन स्टूडेंट्स दोज आर गेटिंग एजुकेशन इन हिंदी और उर्दू, they are going to higher education, then they feel a lot of problems in understanding English because most of the study material in higher education is only in English. बिल्कुल। तो आगे जाकर के इस गैप को किस तरह से फिल किया जा सकता है? देखिए, इस वक्त में हमारी जो मालूमात है, और चूंकि मैं मानू से मुताल्लिक हूँ, तो हमारे यहाँ भी गवर्नमेंट जो है ये कोशिश कर रही है कि मुख्तलिफ
जो हायर एजुकेशन की जो चीजें हैं उसको आपके रीजनल लैंग्वेज में और उसमें जो है ट्रांसलेट किया जाए। और आगे जो आप देखेंगे कल अगर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह अगर वक्त रहा तो ट्रांसलेशन मिशन की भी एक बात की गई है इस पॉलिसी में कि वो जो है बड़े पैमाने पर हायर एजुकेशन में भी जो है वो नेटिव लैंग्वेजेस जो है हमारी उसको इस्तेमाल करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। गवर्नमेंट लेवल पर हल्की फुल्की कोशिशों का आगाज हो गया है, लेकिन मैंने बात जो शुरू में अर्ज कर दी थी एक उसूली कि जहां पर अखराजात की बात आ रही है तो वहां पर वो चीजें जो पैसे के या कम पैसे के जो चेंजेस हो रहे हैं वो लागू हो जाते हैं। तो ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, इस पर कोशिशें हो रही हैं और खुद हमारे पास भी उन्होंने बड़ा प्रोजेक्ट दिया है मानू को भी एजुकेशन से मुतालिक। साहब आप जो है एमएड और उसके आगे की कुछ चीजें जो है वो बुक्स आप तैयार करें। तो अभी वो मतलब अभी गुफ्तगू के उसमें है, हो सकता है कि आइंदा इस तरह की चीजें आना शुरू हो जाए, सोच रही है गवर्नमेंट इस पर बैठ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं अब्दुल खदीर बेग कर्नाटक से हूँ जी। कि आपने बताया कि आए दिन जब बच्चे अपर क्लासेस को जाते हैं तो क्या है ड्रॉप आउट का मसला बहुत हो रहा है जी। तो इस लिहाज से एनईपी 2020 में ड्रॉप आउट बच्चों को रोकने के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं? जी देखिए, सबसे पहले तो मैंने अर्ज किया ना आपसे कि वो फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इस पर जोर देने की बात कही गई है और इसको नेशनल मिशन बनाने की बात है। और उसमें एक काम उन्होंने ये भी किया, आगे विद्या वॉलंटियर्स की भी एक नई स्कीम उन्होंने लाई है इसमें कि जिसके जरिए से वो समाज के ऐसे लोग जो ये कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उनको लेना चाहते हैं। और उसके साथ साथ जो है फिर इस पर जब खास जोर है और उसमें जो उन्होंने जो चेंज किया, आपके जो पैटर्न भी जो चेंज कर दिया ना, पहले जूनियर केजी, सीनियर केजी और फर्स्ट स्टैंडर्ड इसका एक ग्रुप बना दिया, फिर सेकंड से लेके 5th तक का एक ग्रुप बनाया, फिर 6 to 12 एक ग्रुप बना दिया। तो इससे वो समझते हैं कि इस पर कुछ काबू पाया जा सकेगा। लेकिन बुनियादी बात मैं अपनी जो तजुर्बे कहता हूँ कि जब तक आप टीचर की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों भी है, अब लाखों टीचर आपकी वैकेंसी है, एक स्कूल में संभाल रहा है टीचर तो वो नहीं कर पाएगा। तो दोनों चीज उसमें आपको इम्प्रूव करना पड़ेगी, तभी जाकर के ये ड्रॉप आउट का मसले को हम एड्रेस कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मध्य प्रदेश से अब्दुल हक बोल रहा हूँ। जी जी जी। FLN की जो बात आपने की है उसमें ये बात कही जा रही है कि जो प्राइमरी एजुकेशन है मदर टंग में होगा, तो ये क्या प्राइवेट स्कूल्स के लिए भी जरूरी है? हाँ, अभी क्योंकि अगर मान लीजिए गवर्नमेंट पॉलिसी में गवर्नमेंट स्कूल्स में तो मैं पढ़ सकता हूँ, समझ सकता हूँ। वो ये कि गवर्नमेंट का कहना ये है, इस पॉलिसी का जाहिर है वो ये कि आप प्राइवेट स्कूल हो या आपके जो है गवर्नमेंट स्कूल हो, उनके लिए नॉर्म्स और उनके लिए बेंचमार्क एक जैसे होंगे। तो इससे तवक्को है कि फिर जो है वो दोनों में बराबरी आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं तेलंगाना से बात कर रहा हूँ। जी जी सर, तेलंगाना में मौजूदा जो सूरत हाल है जहां पर आप एनईपी में इक्विटी और क्वालिटी की बात किए, तेलंगाना के खास तौर पर उर्दू मीडियम मदारिस में बगैर पैटर्न के स्कूल चल रहे हैं। अच्छा, कोई पैटर्न नहीं है और वहां पर अपग्रेड भी किया गया है। पिछले 7 से 8 सालों के दरमियान में करीब 40 था 50 या 100 के करीब स्कूल्स को अपग्रेड किया गया है। जबकि एनईपी में क्वालिटी और इक्विटी की बात करी तो कई ऐसे स्कूल सफर हो रहे हैं जहां पर न तालीम सही हो रही है, ना कोई पैटर्न है, ना बच्चों का पुरसान हाल है। तो इस जीवन में क्या जमात और एसईओ की जानिब से कोई हिकमत अमली है या इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाना है? गवर्नमेंट बार बार इस पे नुमाइंदगी भी की है, यहाँ तक कि उर्दू एकेडमी के वालों को भी नुमाइंदगी की है। अभी देखिए पिछले साल में भी ऐसे ही स्कूल गुजर गए, बच्चों में कोई मियार नहीं आए। हाँ, बच्चे अपने हक से महरूम हो रहे हैं, जबकि हुकूमत उसके अपग्रेड के लिए काफी इंफ्रास्ट्रक्चर की है। लेकिन जहां पर टीचर्स की बात आ जाती कि वो कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी फील नहीं करे हुकूमत, इसी मन में बार नुमाइंदगी की गई। तो इस बार भी के ऐसा हुआ कि अभी देखिए सितंबर का महीना आया लेकिन कई स्कूल्स में पैटर्न्स नहीं है, 1 या 2 टीचर्स मुकम्मिल हाई स्कूल को संभाल रहे हैं।
तो क्या इस ज़िम्मन में जमात या SIO के ज़िम्मन में कुछ हिकमत अमली है, या हम लोगों के लिए कुछ आपके सजेशंस ओपिनियन है तो बोलिए। देखिए भाई, ये एजुकेशन इतना बड़ा सेक्टर है कि इसके सारे मसाइल जमात और SIO हल नहीं कर सकती। नुमाइंदगी की तो जब तक आप आम मासेस को, आम पब्लिक को, जी, इसके लिए हम आप जहां पर भी हमें ये शऊर बेदार करें कि हमारे बच्चे का ये हक है तालीम मिलना और मेयारी तालीम मिलना, ये बच्चे का हक है। इसको हमको जो है बहुत स्ट्रेस से तमाम पेरेंट्स को वाजे करना। देखिए, मैं 18 साल, लगभग 18-20 साल रहा ना, तो मुझे एक पेरेंट ने आके कभी बच्चे की तालीम के बारे में, उसके मेयार के बारे में नहीं पूछा। और आप लोगों का भी तजुर्बा ये होगा। दूसरी शिकायत तो होती, साहब इसका ये लड़ लिया बच्चा, इसने उसको मार दिया, ये हो गया, वो हो गया, फलां चुना, आपने इसको ये नहीं किया, वो नहीं किया। लेकिन कोई एजुकेशन के स्टैंडर्ड के बारे में आपसे कभी सवाल नहीं करता। तो ये एक जन जागृति, एक मास अवेयरनेस का जो है, ये हमको, हम जिस मकाम पर भी हैं, जिस हैसियत में भी हैं, उसमें हमको ये चलाना चाहिए। और SIO की बात है, जमात की बात है, तो हम जो है तालीमी मुहिम, तालीमी बेदारी मुहिम जो है, ये SIO का तो हमेशा से एक वो रहा है और काफी उसके असरात भी रहे हैं। तो उस तरह की मुहिमात भी चला सकते हैं। और मैं बार बार आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि सिर्फ ये SIO या जमात इसको टैकल नहीं कर सकती। तो आम जो चीजें हैं, ऐसे लोकल में भी लोग हो सकते हैं, लोकल तंजीमें हो सकती हैं, उनको अगर आप जाएं, उनको कन्विंस करें कि साहब दूसरे काम तो यकीनन आप कीजिए, लेकिन अगर आप अपने एजेंडे को सेट करके तालीम और मेयारी तालीम को अगर ऊपर लाते हैं और अकाउंटेबिलिटी होती है, तो इससे जो है काफी फर्क पड़ेगा। मैं एक मिसाल देकर अपनी बात को खत्म करूं, शायद हमारा वक्त हो गया। मेरा एक स्टूडेंट है यहाँ हमारे पास, B.Ed में पढ़ के गया वो, और जो बिहार का था, वो वहां लौटा जब वो, तो उसने कहा कि सर, मैंने देखा कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे ऐसे ही जा रहे, शोर हंगामा हो रहा है, मेरा मकान खरीद था। तो उसने कहा कि मैं, बहुत गुस्सा आया मुझे, और मैं वैसे ही शर्ट पहना और लुंगी में जो है स्कूल चला गया और पूछा वहां से कि साहब क्या मामला है, किधर है, सब तफसील उनसे ली। और उनको जो है मैंने वार्न किया कि साहब अगर ये आपकी सूरत हाल जारी रहेगी और बच्चे स्कूल आवर्स में भी इस तरह से धींगा मस्ती करते हुए पूरे गांव और उसमें फिरते रहेंगे, तो हम आपकी ऊपर शिकायत करेंगे और उसके बाद आपका क्या अंजाम होगा वो आप देख लीजिए। तो उसने कहा कि सर, वो बिल्कुल जो है मेरे पास आए, मुझसे माफी मांगने लगे, वो करने लगे, और 2-4-5 दिनों के अंदर उसने देखा कि काफी हद तक वो मामला कंट्रोल हो गया। तो इस तरह की भी कुछ कोशिशें हो, जाहिर है हर जगह ऐसा होगा जरूरी नहीं है, लेकिन बहरहाल हमको कोशिश करना चाहिए। पिछले हमारी एक मीटिंग में MTV के किसी ने ये भी कहा कि हर हिंदुस्तानी शहरी का ये हक है कि वो गवर्नमेंट स्कूल में जाए और वहां के तालीम और मेयार पर बात करे। ये चीज हमको, मेरा बच्चा स्कूल में नहीं है, मैं क्यों जाऊं, क्यों पूछूं, ये नहीं। गवर्नमेंट का स्कूल है, गवर्नमेंट का पैसा खर्च हो रहा है, मेरा आपका टैक्स है वो चल रहा है, तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है वहां जाकर उसके मेयार को भी देखने की कोशिश करें। ठीक है, चलिए, आज तो काफी बातें हुई, इंशाल्लाह कल के लिए भी करते हैं। जी सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कल भी आपका सेशन है, तो बाकी जितने भी हमारे साथी हैं सबको कहूंगा कि वो कुछ सवाल कल के लिए भी रख सकते हैं। और सर, आपका सेशन आज बहुत अच्छा रहा, इंशाल्लाह कल इससे भी और बेहतर होगा, बहुत अच्छा होगा इंशाल्लाह। जी। तो मैं अपने साथी अदनान साहब से अब गुजारिश करता हूँ कि वो दुआ के साथ आज के सेशन को मतलब वाइंड अप करें। जी अदनान साहब। सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। और इस दुआ के साथ मजलिस का इख्तिताम होता है। अस्सलामु अलैकुम।